सर्वो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो हम लोगों की कक्षा चल रही है कुंडली का फलादेश कैसे करें, इस विषय वस्तु पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पंचम भाव को आधार मानकर फलादेश सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंतिम सूत्र यह पढ़ा था कि किसी भाव का भावेश अगर वक्री होता है तो अपने भाव के लिए बहुत अधिक फल देता है। आप लोग अपने अपने कुंडली को देखें। जिस भाव का भावेश वक्री है और बलवान अवस्था में है, अंशात्मक मान से, और लग्न के अंशात्मक मान से करीब में है, तो उस भाव के फलों में अधिक बल मिलता है, अधिक शुभ फल मिल जाता है। वैसे सामान्यतः सूत्र यह भी है कि बकरी ग्रह अगर शुभ ग्रह अगर बकरी है तो अधिक शुभ फल देते हैं। अगर पापग्रह बकरी है तो अधिक पाप फल देता है। यह भी नियम है। इस पर हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में काफी विस्तृत चर्चा कर लिया था। अब उससे आगे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो आज का जो पहला सूत्र है यह है कि यदि कोई ग्रह यदि कोई ग्रह नहीं, यदि कोई भाव शुभाग्रह से दृष्ट होता है, यदि कोई भाव शुभाग्रह से दृष्ट होता है तो उस भाव के फलों में शुभ वृद्धि होती है। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए कि कौन से ग्रह देख रहे हैं। इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव को मंगल देव देख रहे हैं, केतु देव भी देख रहे हैं। मंगल देव स्वभाव से पापक ग्रह हैं, अग्नि तत्व के हैं। परंतु एक यह भी नियम है कि यदि अपग्रह देखते हैं तो जीव तत्वों का नुकसान करते हैं, परंतु भौतिक तत्वों का वृद्धि भी करते हैं। भौतिक तत्वों का वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित प्रेम भी देखा जाता है एवं संतान भी। तो प्रेम एवं संतान के लिए यह बाधा दे दी है। बाधाकारक हो सकते हैं क्योंकि यह तीसरे भाव के भी स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते। केंद्र भाव में एक स्वामी होने से, राशि पड़ने से इनकी अशुभता समाप्त हो गई, परंतु तीसरे भाव के स्वामी होने से पुनः इनकी पापत्व गुण में ज्यों का त्यों ही रह गया, वृद्धि हो गया। तो यह ज्यों के त्यों हो गए। इसको भी हम सबको समझना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में मंगल की दृष्टि पड़ना विद्या के लिए थोड़ा अच्छा ही है एवं बुद्धि के लिए भी अच्छा है कि बुद्धि तेज चलेगी। कम से कम विद्या बुद्धि के लिए मंद बुद्धि का योग तो नहीं है। जो भी बुद्धि होगा अच्छे क्वालिटी का होगा और उत्तम होगा और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, क्योंकि केतु देव की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ऊंचाइयों तक यह लेकर चले जाते हैं। अगर यही कोई अन्य ग्रह होता, अशुभ भाव के स्वामी होते या पास दूसरे अन्य ग्रह देखते, अगर शनि देव भी देखते तो अपने गुण धर्मों के आधार पर बुद्धि प्रदान करने का प्रयास करते।
यह हुआ। दूसरा आज का सूत्र है कि किसी भी भाव पर जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं उस भाव से दसम भाव को अवश्य देखें। जिस भाव को हम लोग विचार कर रहे हैं उस भाव से दसम भाव को जरूर देखें कि दसम भाव किस प्रकार के ग्रहों से प्रभावित है या दसम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो पंचम भाव से जो दसवां होता है वह दूसरा भाव होता है। आप लोग भी जिस प्रश्न को आधार मानकर, हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरुदेव। तो जिस भाव का आप फलादेश करें उस भाव से दसम भाव को अवश्य देखें, क्योंकि दसम भाव कर्तव्य का होता है, कर्म का होता है। तो क्या बुद्धिमता के लिए यह जिसकी कुंडली है वह क्या कर सकता है, अच्छा करेगा या बुरा। तो उससे जिस भाव का फलादेश करे उससे दसम भाव पर शत्रु दृष्टि किसी ग्रह का ना हो, शत्रु दृष्टि ना पड़ रहा हो। अगर शत्रु दृष्टि पड़ता है तो कर्तव्यहीनता होती है, यानी कि बुद्धिमता के विकास के, पंचम भाव है, बुद्धिमता की बात हो रही है। तो बुद्धिमता के लिए कर्तव्य ही कुछ नहीं करेगा, सीखना चाहेगा ही नहीं। परंतु यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि है जो मित्रवत है, गुरु की स्वराशि की दृष्टि है, सूर्य देव की मित्रवत दृष्टि है। सभी ग्रहों की दृष्टि तो अच्छा हो ही गया। जो पंचम से दसवां यानी कि बुद्धिमता का जो कर्म भूमि हुआ वह दूसरा भाव हुआ, और इस भाव पर सूर्य, गुरु एवं मंगल तीनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव के भी स्वामी हैं, इच्छा भाव के भी स्वामी हैं, और तो मन में इच्छा जगाएंगे ही जगाएंगे अपने गुण धर्मों के आधार पर। सूर्य देव एवं मंगल देव सभी अच्छे ही हैं। तो यहाँ दसम भाव अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा यानी हुआ। कि अच्छा हुआ। तो क्या विद्या बुद्धि अच्छी होने की संभावनाएं बनी कि नहीं बनी? बनी गुरुदेव, अच्छी होने की। हाँ। तो यह सूत्र है कि जो भाव, जिस भाव का हम लोग फलादेश करते हैं उस भाव से दसम स्थान में जो ग्रह बैठा हुआ है अगर अच्छी स्थिति से है, नुकसानदायक स्थिति से नहीं है, नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, या जो ग्रह देख रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी है तो फलादेश अच्छा हो। सूर्य देव की देखी जाए तो नवमांश कुंडली में सूर्य देव देव गुरु बृहस्पति की राशि में है, मंगल देव जिस राशि में नवमांश कुंडली में, हालांकि शुक्र की राशि में, सुभद्रा की राशि में, यह भी ज्ञानवान राशि है, यह 2 नंबर की राशि केंद्र में ही है। सूर्य देव की बात की जाए तो सूर्य देव भी यहाँ पर नवमांश में जिस राशि में है वह देव गुरु बृहस्पति की राशि अच्छी है। D24 कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि के हो गए। सूर्य देव मकर राशि के हैं, शत्रु राशि तो है, अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य देव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव पर नीच के शनि की दृष्टि भी है, मंगल भी नीच का हो गया। तो क्या बुद्धिमता के क्षेत्र में यहाँ जो हम लोगों ने अच्छा पाया था, क्या वह अच्छा है या टूट गया? या फिर भाव का जो फल हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया जो देखा था कि विद्या बुद्धि अच्छी हो गई, भावेश जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं उससे दसम भाव का हमने विचार किया, अच्छा पाया। लेकिन संबंधित ग्रह जो वहां पर प्रभाव दे रहे हैं, क्या उनकी स्थिति D24 कुंडली जो विद्या की कुंडली होती है, बुद्धिमता की कुंडली होती है, उसमें क्या यह ग्रह अच्छे हैं? सूर्य में कमी आ गई गुरुदेव। और मंगल में? मंगल में कमी नहीं आई, मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि हो गई। तो नियम यह है कि जिस राशि में जो ग्रह बैठता है, बैठा है, नीच का है, उसमें उच्च के होने वाले ग्रह बैठे हों या उच्च के ग्रह होने वाले देख रहे हैं, तो
नीच का परिहार हो जाता है। तो मंगल यहाँ उतना नुकसानदायक नहीं है, ठीक ही है। देवगुरु बृहस्पति ठीक ही हुए, सूर्य की थोड़ी खराबी आ गई। तो सूर्य देव की कम से कम यदि जातक का है 10 वर्षीय बच्चा है, तो सुबह के सुबह कम से कम जो ही सो के उठे, सूर्य देव को प्रणाम करे। इतना ही छोटे बच्चे के लिए काफी है अपने बुद्धि विकास के लिए। अब ऐसे सूर्यदेव को प्रणाम करने की इसके माता पिता अभिभावक अगर आदत लगाते हैं, तो सूर्यदेव धीरे 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 कुछ अच्छे फल देने लगेंगे। देने लगेंगे कि नहीं देने लगेंगे? देने लगेंगे। देने लगेंगे। अब इससे अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है कि जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, उस भाव में बैठे हुए ग्रह तो अपने कार्य करते ही हैं, अपने अनुरूप अपने फल देते हैं, परंतु स्थित ग्रह से ज्यादा प्रभाव देखने वाले ग्रह की होती है। क्योंकि देखने वाला ग्रह माहौल बनाता है और उस माहौल के अंदर में बैठे हुए ग्रह को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बुद्धि के क्षेत्र में यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए मंगल की दृष्टि है, अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, केतु की है। तो केतु तो छाया ग्रह है, प्रमुख तो मंगल ग्रह को ही लेंगे। मंगल देव असात्मक मान से उतने कमजोर नहीं है, 4 अंशों के हैं। 1-2 अंशों तक के फलादेश में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन 4 अंशों के कुछ ना कुछ तो अच्छे फल ही देंगे। और यह विषम राशि में 4 अंशों के हैं, तो मृतावस्था हुआ, लेकिन उतना मृतावस्था नहीं है। यह अग्नि तत्व के भी हैं, यानी कि बुद्धि तेजी से काम करेगी, परंतु चंचलता के साथ टिकाऊपन हो ही नहीं सकता, स्थिरता नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भाव में चंद्रमा हो जाते हैं और यह छठे भाव के भी स्वामी हैं, अपने चंचलता के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। बुद्धिमत्ता उतनी जो स्ट्रांग होनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए चंद्रमा का कुछ उपाय, जैसे कि लोग होते हैं छोटे छोटे बच्चे को चांदी का कुछ पहना उना देते हैं, चंद्रमा वगैरह बनवा करके, तो वैसे करने चाहिए। और इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं अगले सूत्र पर। यदि किसी भाव में कोई पापक ग्रह हो, अब यहीं पे मान लिया जाए पापक ग्रह कोई भी बैठा हुआ हो, अगर शनि ही बैठ जाए, तो शनि तो खैर लग्नेश हैं इस उदाहरण कुंडली में। अगर शनिदेव लग्नेश भी ना होते, पापक ग्रह ही होते शनिदेव, और यह पापक ग्रह के द्वारा ही देखे जा रहे हैं, तो अपने गुण धर्मों के आधार पर अपने गुणों को विकसित करते हैं, लेकिन अच्छे गुण विकसित नहीं करते हैं, बुरे गुण विकसित करते हैं। यानी कि जो ग्रह पापक ग्रह से दृष्ट हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। तो शनिदेव नीच बुद्धि के हो गए, एवं मंगल उग्रता भी हो गया। इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन यदि कोई ग्रह, जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, वह उस भाव पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो और शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है, तो प्रभाव उसका बढ़ जाता है शुभ गुणों की तरफ। यानी कि अशुभ ग्रह की दृष्टि, अब यहाँ पर अशुभ ग्रह हम लोग नैसर्गिक विद्या बुद्धि के लिए नैसर्गिक पाप ग्रह नहीं लेंगे, भावेशों के आधार पर लेंगे। क्योंकि सभी, चाहे वह नैसर्गिक पाप ग्रह हो या नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, सभी ग्रहों के द्वारा विद्या बुद्धि का विचार किया जाता है कि हाँ, जो ग्रहों बनेंगे उस उन धर्मों के आधार पर बुद्धिमत्ता हो सकती है। लेकिन अशुभ भाव के भावेश के द्वारा दृष्टि दिया गया, दृष्टि अगर पड़ता है, तो यहाँ पर अशुभ ग्रहों को पहचानना चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में अशुभ ग्रह कौन है? तो शनि देव लग्न से अशुभ नहीं हुए, मंगल देव तीसरे भाव के स्वामी अशुभ ग्रह हो गए। इसके बाद में चंद्रमा भी अशुभ ग्रह हो गया।
क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। हालांकि शनि लग्नेश का प्रभाव इस भाव पर नहीं है, नहीं लग्नेश देख भी नहीं रहा है, लेकिन लग्नेश चौथे भाव को देख रहा है। चौथे भाव से मन की स्थिरता की बात होती है, प्रारंभिक शिक्षा की बात होती है, लेकिन बात तो बुद्धिमता का है, पंचम भाव है। अभी इसी भाव में देखा जाए, छठे भाव के स्वामी अशुभ ग्रह हो गए तो यह भाव अशुभता से भर गया, भाव अशुभता से भर गया। चंद्रमा वैसे भी चंचलता है, तो भाव का नुकसान चंचलता के कारण बुद्धिमता में कमी आने की संभावनाएं बनती है, इसलिए चंद्रमा का उपाय करना आवश्यक है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह भी पढ़ा है कि भाव से शुभ भावों में, भाव से शुभ भाव में, अब यहाँ पर पंचम भाव को आधार मान लिया गया, तो शुभ भाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो शुभ भाव चौथा, शुभ भाव पांचवा, शुभ भाव सातवां, शुभ भाव नौवां एवं शुभ भाव 10वां। अगर यह इन भावों में अधिक से अधिक शुभाग्रह हो एवं साथ में वह भाव भी, अगर अधिक से अधिक शुभाग्रह हो या शुभाग्रहों के द्वारा दृष्ट हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर किसी भी कुंडली में 4 ग्रह ही शुभाग्रह माने जाते हैं। एक देवगुरु बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा शुभ चंद्रमा, चौथा अकेला बुध। तो कम से कम 3 ग्रह गुरु, शुक्र एवं चंद्रमा नैसर्गिक जो शुभाग्रह हैं इन्हीं भावों में है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एवं चंद्रमा संबंधित भाव से केंद्र या त्रिकोण में है। अगर यह 7वें भाव को भी लिया जाए, इस भाव को, तो यह चंद्रमा के द्वारा यह भाव दृष्ट भी है। चंद्रमा एवं मंगल में मित्रता भी है, चंद्रमा की मित्रवत दृष्टि है। अगर मंगल उग्र है तो चंद्रमा वहां पे शीतलता उसको प्रदान भी कर रहा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिमता खराब होगी, बुद्धिमता अच्छा होने की संभावनाएं बनती है। ठीक इसके एगेंस्ट में और भी चीज देखा जाए कि अगर इन्हीं भावों में पापग्रह हो तो भाव के फलों में हानि होती है। पापग्रह सूर्य देव को नहीं कहा जाता, सूर्य देव सात्विक ग्रह हैं। यदि ये केंद्र भाव के स्वामी होते हैं तो इन्हें शुभाग्रह भी कहा जाता है, इनकी पापत्व गुण समाप्त हो जाते हैं, क्रूरता कम हो जाती है, ये अंदर के सात्विक ग्रह भी हैं। तो इस आधार पर सूर्य को उतना यहाँ पे अशुभ ग्रह नहीं कहा जा सकता, पापग्रह नहीं कहा जा सकता। देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह हैं, शुक्रदेव शुभग्रह हैं, चंद्रमा 3 शुभग्रह हैं। तो यहाँ पापग्रह में केवल एक मंगल केतु ही तो बचे ना। सूर्य देव सम की स्थिति में आ गए, तो यहाँ पर 3 ग्रह की अच्छी स्थिति बन रही है, 2 ग्रह का पापत्व गुण बन रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाव स्थिति में अच्छी है गुरुजी। स्थिति अच्छी हो सकती है। जिस भाव पर का विचार हम लोग करें उस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वह नुकसानदायक है। तो मंगल देव इस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है, लेकिन केंद्र भाव के स्वामी है। लेकिन केंद्र भाव के स्वामी है तो इनके राशि में इनके शत्रु भी बैठे हुए हैं, तो राशि पीड़ित हुआ। तो यहाँ पर जहां से भी नुकसान दिख रहा है तो मंगल देव आज की कक्षा में नुकसानदायक स्थिति में बन रहे हैं।
बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो यहाँ पर मंगल का उपाय किया जा सकता है। कैसे उपाय हम लोग करें? तो मंगल देव किस कारण से अशुभ बने बैठे हैं? तो मंगल देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वह तीसरे भाव में पड़ने के कारण ही तो मंगल की अशुभता है ना। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। तो हम उस राशि का ही उपाय कर लेंगे। हमको दसम भाव के राशि का उपाय नहीं करना। दसम भाव के राशि से तो इनमें गुणवत्ता, शुभ गुणवत्ता में कुछ विकास हुआ है, तो उसी राशि के आधार पर हम अपना काम करें। तो तीसरा भाव जो होता है संचार का होता है। तीसरा भाव संचार का होता है। उस संचार भाव पर राहु की भी दृष्टि है। राहु देव भी संचार के कारक माने जाते हैं, मोबाइल वगैरह के कारक माने जाते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई में क्या इस्तेमाल करे? मोबाइल का। मोबाइल गुरुजी। हम मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करे बच्चा। कम से कम अगर छोटा बच्चा भी है तो कुछ क्लास की वस्तुएं, टॉपिक, आजकल तो यूट्यूब पर सभी चीज देखने को मिलती है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, 2 4 10 वीडियो अभिभावक चुन करके उसको दे कि यह वीडियो तुम देखना। अगर वह वीडियो देखना शुरू कर देता है और उससे संबंधित अभिभावक कुछ प्रश्न पूछते हैं तो यह मंगल देव का इस बच्चे के लिए उपाय हो गया। तो जब हम उस भाव का काम करने लगेंगे तो मंगल की जो अशुभता है अपने आप धीरे 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 कम होने लगेगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के गुण धर्म वाला है, अगर उसी के अनुरूप हम कार्य करने लगते हैं तो संबंधित व्यक्ति हमसे प्रसन्न हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है। हो जाता है। तो यह स्थितियां बनी। तो यहाँ पर मंगल के भी उपाय हम लोगों ने खूब अच्छे ढंग से अपने किए। अब इससे आगे जिस भाव का हम लोग प्रादेश करते हैं उस भाव में यदि कोई ग्रह है और वह शुभाग्रह है और शुभाग्रह से की ही दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो और वह ग्रह बलशाली हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा किसी भी नैसर्गिक शुभाग्रह से दृष्ट नहीं है। अगर यही चंद्रमा पंचम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होती या शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही होती तो यह जो मन की चंचलता देखने को मिली है वह मन की चंचलता नहीं ना रहता। होती। चंद्रमा बलवान हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो अंशात्मक मान से चंद्रमा बलशाली है, 21 अंशों का है, नवमांश कुंडली में मेष राशि में है एवं B24 कुंडली में भी मेष राशि का है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। हल्के से उपाय किए जाएंगे, हल्का सा दिशा निर्देश बच्चों को दिया जाएगा तो यह बच्चा बहुत आगे जा सकता है। कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे योग कुंडली में बन रहे हैं जो अच्छे क्षेत्र में काफी ऊंचाइयों तक जाने की संभावनाओं को दर्शाता है। इसके बाद में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह जिस राशि में रहता है उस राशि जो ग्रह जिस राशि में रहता है उसके स्वामी को अपना गुण धर्म दे देता है। यह भी एक कुंडली का प्रदेश का बहुत ही अहम सूत्र है। जैसा कि हम लोग
बार बार अध्ययन करते हैं तो चर्चा करते हैं कि अगर जिस ग्रह की राशि में राहु देव बैठे होते हैं उस राशि के स्वामी को राहु देव प्रीत कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने बीमारी वाली जब कक्षा चल रही थी तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था। वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अब यह जिस राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा, वह बुध की राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में। चंद्रमा चंचल है तो यह बुध क्या है, सीखने की क्षमता है। बुध को चंद्रमा अपना गुण दे दिए। बुध को चंद्रमा अपना गुण दे दिए। क्या दे दिए? चंचलता का। तो सीखने की प्रक्रिया में काफी बच्चों में, इस बच्चे में काफी चंचलता देखने को मिल सकती है, मिलती भी है। इस बच्चे से हम मुलाकात कर चुके हैं। जब भी पढ़ने बैठता है तो इतना सीखने के क्रम में इतना चंचलता रहता है, बोलता है, कुछ होता है कि अभिभावक या शिक्षक तंग हो जाते हैं। वह चंद्रमा की स्थिति के कारण। और बुध भी राहु से युक्त है। बुध भी राहु से युक्त है तो राहु भी थोड़ा सा भ्रम में डाल देता है, क्योंकि बुध एवं राहु का अंशात्मक मान देखा जाए कोई खास ज्यादा दूर नहीं है। राहु 18, बुध 21। लेकिन स्थिति बहुत ही शुभ ही है, क्योंकि राहु बकरी चलते हैं तो 18 से 17 आएंगे, 16 आएंगे, 15, 14, 13, 12 ऐसे। और बुध देव बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बुध देव भी बकरी नहीं, तो दूरियां बढ़ती जाएगी। इसका भी उपाय वही चंद्रमा का है कि लॉकेट वगैरह पहनाया जाए। रात्रि के समय में चंद्रमा को नमन किया जाए, चंद्रमा से कुछ मांगा जाए। क्या मांगा जाए? तो मन की स्थिरता। तो यह उत्तम फलदायी भी होगा। यानी कि इस बच्चे के लिए सुबह में सो करके उठा, सूर्य देव को प्रणाम किया। शाम के समय यदि चांद आसमान में दिखलाई दे रहा है तो चांद को प्रणाम करें। इनके माता पिता अगर इस बच्चे में इस प्रकार की आदत लगाते हैं तो बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है। यह सर्वोत्तम उपाय भी है। जब भी अभिभावक अपने बच्चे से कोई काम करवाते हैं तो भले वह काम न कर रहे हो, लेकिन अंतर मन से उस कार्य के प्रति एकाग्र जरूर हो जाते हैं। बच्चों में आदत या डलवाना अच्छी बात होगी। जो ग्रह, अब कुछ अलग विषय वस्तु हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रह, बहुत से ग्रह ऐसे भी हैं, बहुत से क्या ग्रह, लगभग सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर शेष सभी ग्रह की दो दो राशियां हैं। अब बुध देव की और वैसी कोई ग्रह, अब यहाँ पर देखा जाए, शुक्रदेव अपने स्वराशि के हैं और कोई ग्रह स्वराशि का है? नहीं है। तो जो ग्रह अपने स्वराशि का होता है अपनी दूसरी राशि को भी बल प्रदान करता है और अपने दूसरी राशि वाले भाव को भी शुभ फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर मन लगने की बात की जाए तो यह चौथा भाव ठीक है, उतना नुकसानदायक स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन चंचलता तो है। यह औसतन यह कुछ अच्छा ही फल दे रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं दे रहे। चौथा भाव उतना खराब नहीं है जितना हम लोग प्रथम दृष्टिया देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि है तो मित्रवत है। शनिदेव लग्नेश के द्वारा भी वह चौथा भाव दृष्ट है। सूर्य एवं चंद्रमा की एक ही राशि है
इसलिए जब वह अपने राशि में होते हैं तो ही अपने भाव के शुभ फलों को देते हैं। एक बात और है केंद्राधिपत्य दोष के बारे में, यह भी फलादेश का नियम है। केंद्राधिपत्य दोष, केंद्राधिपत्य दोष किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं केंद्राधिपत्य दोष? जानते हैं गुरुजी। तो केंद्राधिपत्य दोष के पुराने नियमों को भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यदि देवगुरु बृहस्पति की राशि केंद्र में है तो उन्हें केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है सबसे अधिक। यदि देवगुरु बृहस्पति, यहीं पे देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति की एक राशि केंद्र में है तो देवगुरु बृहस्पति को भी केंद्राधिपत्य दोष लगा। यानी कि यदि शुभग्रह केंद्र भाव के स्वामी होते हैं तो उन्हें केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब बुरा फलदाता नहीं होता। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब यह होता है कि अपने शुभ गुणों को भूल जाना, अपने शुभ गुणों को भूल जाना, भूल जाना। केंद्राधिपत्य दोष में सबसे अधिक दोष देवगुरु बृहस्पति को लगता है, उससे कम शुक्रदेव को, उससे कम बुधदेव को, चंद्रमा को सबसे कम या बुध को सबसे कम, या इन दोनों को ना के बराबर लगता है। केंद्राधिपत्य दोष का परिहार भी है, इसे भी हम सबों को समझना चाहिए। तो यदि कोई ग्रह लगने से होता है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यदि कोई ग्रह केंद्र लगने से है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लगा है कि नहीं लगा है? शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है। तो केंद्राधिपत्य दोष के दूसरे भी परिहार हैं। यदि केंद्र भाव का स्वामी जो केंद्राधिपत्य दोष में लगे हुए हैं या फंसे हुए हैं, वे ग्रह यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से संबंध बना लेते हैं तो उनका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता है, यह योग कारक हो जाते हैं और अच्छे फल प्रदान करने लगते हैं। यदि केंद्राधिपत्य दोष किसी शुभग्रह को लगा हुआ हो और वह त्रिकोण भाव के स्वामी से अगर उनका संबंध बन जाता है तो केंद्राधिपत्य दोष का परिहार हो जाता है। हम सबों को यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि जब फलादेश के जितने सूत्रों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर 10 सूत्र से अधिक की चर्चा होती है तो वह बातें ही नहीं, फिर जितना अधिक होता चला जाता है। बोलने के लिए क्या है, कुछ भी आदमी बोलता चला जाए, कुछ भी क्या मतलब कि अनगिनत सूत्र दिमाग में घूमते रहते हैं, कुछ भी आदमी बोलता चला जाएगा। तो अत्यधिक सूत्रों का उपयोग होने पर व्यक्ति के दिमाग में उतने सूत्र याद नहीं रहते। इसलिए जब कुंडली का फलादेश सीखें तो कम कम सूत्रों का अगर उपयोग करते हैं तो यह उत्तम बात होती है, या अधिक से अधिक सूत्रों का उपयोग करें वह उत्तम बात होगा। नहीं गुरुदेव, आज जो आपने बताया ना वो उत्तम है और सफिशिएंट है। इतना ही पर्याप्त है गुरुदेव।